वेलकम एवरीवन। आज से हम बायोकेमिस्ट्री का एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री के जितने भी एग्ज़ाम में, जैसे CSIR एग्ज़ाम में पार्ट बी और पार्ट सी में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिन जिन टॉपिक से, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इस सीरीज में आज जो हमारा पहला पार्ट 1 जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें हम बायोमॉलिक्यूल और एमिनो एसिड से जितने भी कॉन्सेप्ट्स और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन दोनों से, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए बायोकेमिस्ट्री जो है ये यूनिट बहुत बड़ा है, तो इसको हम कई पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसके पहले हमने इम्यूनोलॉजी का एक क्विक रिवीजन वीडियो डाला है, जिसको इम्यूनोलॉजी में कन्फ्यूजन हो, इम्यूनोलॉजी के उसमें सारे जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, वो सारी चीज़ हम उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के, ठीक। चलिए ठीक है, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल के बारे में हमें पता होना चाहिए बायोमॉलिक्यूल एक्चुअली है क्या, ठीक। तो बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, ये लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ठीक। दो क्वेश्चन यहाँ से बने कि बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, दूसरा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो डिफिनीशन निकल के आई, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा सेल होता है उसका मैक्सिमम मास मतलब किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो सेल होती है उसकी जो 90% मास होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक। मेनली तो पाया जाता है कौन, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए, कौन पीएस, ठीक। कौन पीएस याद कर लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन उनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 99% जो होता है सेल का मास इसी से बनता है, ठीक। अब देखिए दूसरी लाइन क्या क्वेश्चन है, कार्बन। देखिए एक चीज़ लिखा है यहाँ पे कि जो ड्राई वेट ऑफ सेल है उसका आधा भाग जो है, मतलब 50% जो है सिर्फ कार्बन ही पाया जाता है, ठीक। यहाँ दो क्वेश्चन बने हमें, ठीक है। पहला कि बायोमॉलिक्यूल में जो होता है 90% मास किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, ठीक। और अगर दूसरा पूछे कि जो सेल के ड्राई वेट का आधा मास होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो उसमें सिर्फ कार्बन होता है, ठीक। अब देखिए जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं, ये सब देखिए बायोमॉलिक्यूल लिखे हैं, जैसे शुगर हो गया, फैटी एसिड हो गया, एमिनो एसिड हो गया और न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये सारे बायोमॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब दूसरा स्लाइड डिस्कस करते हैं। देखिए बायोमॉलिक्यूल मेनली जनरली देखा क्या जाता है, ये मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं और ये पॉलीमर होते हैं, ठीक है। मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं और पॉलीमर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि पॉलीमर इक्वल टू मोनोमर कोवैलेंटली लिंक्ड। देखिए इसका क्या मतलब है कि जो पॉलीमर होता है वो कैसे बनता है, ठीक। वो पॉलीमर जो होता है मोनोमर से ही बनता है, इतना याद रखिए, ठीक। मोनोमर से बनता है। वो जो मोनोमर यूनिट होते हैं वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, उसके बाद वो पॉलीमर बना लेते हैं। तो CSIR में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो मोनोमर होते हैं वो नॉन कोवैलेंटली बाइंड होते हैं कि कोवैलेंटली बाइंड होते हैं। तो वो कोवैलेंटली जो होता है बाइंड करते हैं एक दूसरे से, उसके बाद वो पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे पॉलीमर क्या है, देखिए पॉलीमर है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और फैट और लिपिड्स, ठीक। ये पॉलीमर होते हैं। अब देखिए ये बनते किससे हैं, मोनोमर से। अब जैसे प्रोटीन का मोनोमर क्या हुआ, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स, फैट और लिपिड्स का मोनोमर क्या हुआ, फैटी एसिड्स, ठीक। ये जो होते हैं एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, इसके जो होते हैं सेम मॉलिक्यूल, मतलब आपस में मिलकर ये तीनों आपस में नहीं, मतलब जैसे एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड से ही मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर कई सारे एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, जो पॉलीमर होता है, ठीक। तो इधर वाला ये पार्ट जो हो गया, ये सारे हो गए पॉलीमर, और इधर वाला जो हो गया ये हो गया मोनोमर, ठीक। अब देखिए, अब पूछेगा सेल का लार्जेस्ट फ्रैक्शन किससे मिलकर बना होता है, ठीक। तो जो सेल का लार्जेस्ट फ्रैक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है वाटर, और वाटर के बाद जो होता है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स, ठीक। सेल का लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो होता है मेनली वाटर से मिलकर बना होता है, वाटर और प्रोटीन से, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पे दो क्वेश्चन हमें मिले, ठीक।
कि जो होता है मोनोमर जो होता है वो कोवैलेंटली बाइंड होता है, और जो सेल का लार्जेस्ट फ्रैक्शन होता है वो वाटर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक। तो इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स दोनों, ये नहीं कि न्यूक्लिक एसिड ही याद कर लीजिए, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों जो होते हैं ये इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बना कि सेल एनर्जी फ्यूल एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट, सेल में जो होता है एनर्जी फ्यूल और स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या होता है, तो वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट तरह से भी काम करते हैं और एनर्जी फ्यूल की तरह से भी काम करते हैं, ठीक। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जो पॉलीसैकेराइड्स होता है, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारे शरीर में स्टोर आता है, बॉडी में स्टोर आता है, जो बाद में ज़रूरत पड़ती है तो एनर्जी हमें दे देता है, ठीक है। तो एनर्जी फ्यूल की तरह से काम कर दिया, और जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह से भी पॉलीसैकेराइड्स कहीं कहीं मिलते हैं, ठीक। अब देखिए, अब पॉलीसैकेराइड से दो क्वेश्चन बना। देखिए पॉलीसैकेराइड दो टाइप के होते हैं, हमने यहीं पे ही बता दिया, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, एक होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक। जो होमोपॉलीसैकेराइड होता है उसका एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, ठीक, ग्लाइकोजन और काइटिन ना। और जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है उसका एग्जांपल है ग्लाइकोसा, एमिनोग्लाइकांस एंड पेप्टाइडो ग्लाइकांस, ठीक। अब देखिए इसमें नाम में ही लग रहा है कि ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकांस, मतलब ग्लाइकोसा मतलब एक ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड्स वाला पार्ट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड दोनों मिल रहा है, तो वो होमो कहाँ रह गया, वो हेट्रो हो गया ना, इसलिए ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकांस हेट्रो है। देखिए पेप्टाइडो ग्लाइकान में भी देखिए एक पेप्टाइड है और एक ग्लाइकान है, मतलब एक एमिनो एसिड वाला पार्ट, एक एमिनो एसिड से रिलेटेड है और एक जो है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, इसलिए ये हेट्रोपॉली। और होमोपॉलीसैकेराइड जैसे जो स्टार्च हो गया, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एमाइलोज होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक। ये जो होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड ग्लूकोज से बने होते हैं, ठीक। और जो सेलुलोज होता है इसमें भी ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोजन हो गया, ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना। काइटिन जो होता है ये एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन नाग, जैसे फंजाई जो होती है, फंजाई की जो होता है सेलवाल जो होती है वो मेनली काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो उसमें एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन जो होता है उसके मिलकर काइटिन बनी होती है, और उसी का जो होता है, सॉरी बैटरी भी लो गई। देखिए तो जो एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन का जो पॉलीमर होता है वो मतलब कई सारे मिलकर बनाते हैं, वो काइटिन बनाते हैं, ठीक है। तो और जो होता है यहाँ पे दो क्वेश्चन याद कर लीजिए, एक देखिए सेलुलोज, एक काइटिन, ठीक। इन दोनों में सेलुलोज और काइटिन में बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक। और कौन सी होती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक। इनमें जो होती है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। बाकी जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है इसमें क्या होता है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक। दो क्वेश्चन मिला यहाँ पे, स्टार्च और ग्लाइकोजन में अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और सेलुलोज और काइटिन जो होती है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक। अब देखिए अगर कहीं पे भी स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर वो स्ट्रक्चर आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाएगी। जैसे समझ लीजिए स्टार्च के केस में, ठीक है, या ग्लाइकोजन के केस में, जहाँ पर भी मतलब ब्रांचिंग दिखेगी वहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाएंगे। लेकिन जो एक लीनियर चेन होगी उसके बीच अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाएंगे। ये जो दो बात मैंने बताई, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6, ये जहाँ पे ब्रांचिंग वाले दिखेंगे वहाँ पे ये बात लागू होती है, ठीक है। बाकी सेलुलोज और काइटिन में याद रखिएगा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं एमिनो एसिड और प्रोटीन की, ठीक। अब सबसे पहले सोचिए एमिनो एसिड होता क्या। एमिनो एसिड नाम में ही लग रहा है कि एक एमिनो ग्रुप होगा और एक एसिड्स ग्रुप होगा, ठीक है। तो वैसे बना दिए। इसका देखिए एमिनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, एक कार्बन होता है, उससे एक एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है, एक COO ग्रुप जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है और एक R ग्रुप जुड़ा होता है। यही R ग्रुप जो है ये बदलता रहता है, इसी के बदलने के साथ एमिनो एसिड का नेम बदलता जाता है और टाइप ऑफ एमिनो एसिड बनते जाते हैं, ठीक है। बाकी ये तीनों स्ट्रक्चर COO- और NH3+ जनरली ये सेम रहता है। जनरली क्या, ज़्यादातर ही यहाँ हर जगह ये सेम रहता है, R ग्रुप ही चेंज होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये याद देखिए कि जो कार्बन होता है जहाँ से एमिनो और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप जुड़े होते हैं उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, ठीक। इसकी ज़रूरत अभी आगे पड़ेगी, अभी हम बताएंगे। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हमने बताया, कायरल और एकायरल दो टर्म यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ग्लाइसिन जो है एकायरल, देखिए सबसे पहले जैसे देखिए एक कार्बन है सेंटर में, अगर इससे जुड़े चारों वैलेंसी डिफरेंट है, जैसे एक A है, एक B है,
एक C है और एक D है, ठीक। देखिए चारों अलग है ना, तो उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। और जो भी कायरल कार्बन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, कायरल कार्बन हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। इतनी बात याद रखिए कि कायरल कार्बन होते क्या हैं, कायरल कार्बन वो होते हैं जब कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं उस कार्बन को। और जो होता है देखिए, अगर हम इसका एक्सेप्शन देखिए लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो ग्लाइसिन है उसमें एक कायरल कार्बन पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर, अभी देखिए ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो होता है ये है, देखिए क्या हो गया, NH3CHCH। देखिए हमने क्या कहा कि कार्बन से जुड़े सारी चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट डिफरेंट होती है तो उसको हम कायरल कहते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन जुड़ा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम हो गया, ठीक। इसलिए ग्लाइसिन ही केवल ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ये कायरल नहीं है, ये अकायरल अमीनो एसिड है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। ग्लाइसिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात थी, ये याद रखिएगा। ग्लाइसिन जो है एक कायरल अमीनो एसिड है, बाकी सारे जो होते हैं वो कायरल्स होते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए अमीनो एसिड हमने बताया जनरली स्ट्रक्चर ये देखा जाता है कि C होता है, इससे जुड़ा R ग्रुप होता है, NH3+ होता है, COO- और H ना। लेकिन एक एक्सेप्शन मिलता है हमें, प्रोलीन, एक अमीनो एसिड होता है प्रोलीन। प्रोलीन जो होता है, देखिए प्रोलीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं ये है ये प्रोलीन का स्ट्रक्चर। प्रोलीन के स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ दिख रहा है, कहीं पे R जुड़ा है, NH2+ COO, मतलब इसका एक डिफरेंट टाइप का ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। मतलब इसमें जो होता है एक कार्बन से एमिनो ग्रुप और COO- ग्रुप दोनों नहीं जुड़ा दिख रहा है। देखिए ये दूसरी जगह NH2+ जुड़ा है, एक कार्बन इससे नहीं जुड़ा है। अगर इससे नहीं जुड़ा है तो वो एमिनो एसिड नाम ही नहीं रह गया इसका, इसीलिए इसको हम इमिनो एसिड कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो प्रोलीन होता है वो इमिनो एसिड होता है, ठीक। और बाकी सारे जो होते हैं वो होते हैं एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये भी अमीनो एसिड, लेकिन ये इम्यूनो एसिड हो गया क्योंकि इसमें एमिनो एसिड के लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं। लक्षण किस तरह से नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन से एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों जुड़ा नहीं मिल रहा है, ठीक। अब देखिए, अगर देखिए रामाचंद्र प्लॉट जो होता है उसमें प्रोलीन अब्सेंट होता है। यही याद रखिएगा कि जो प्रोलीन अमीनो एसिड होता है ये रामाचंद्र प्लॉट में अब्सेंट होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक। इस तरह से होने से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर बन गया तो रामाचंद्र प्लॉट में क्या देखा जाता है, जनरली जो होती है उसमें देखते हैं हम जो एंगल होता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ना। तो जब अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स टफ स्ट्रक्चर बनेगा तो उसकी वजह से वहाँ पे स्टीरिक प्रॉब्लम आएगी ना। स्टीरिक प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे एंगल हमें नहीं मिल पाएगा, एंगल नहीं मिल पाएगा तो वो रामाचंद्र प्लॉट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए प्रोलीन जो होता है वो रामाचंद्र प्लॉट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। अब देखिए एक एक्सेप्शन और मिलता है जो लाइसिन होता है, ठीक। लाइसिन में ये अभी हमने बताया कि जनरली क्या देखा जाता है, एक ही कार्बन से NH3+ और COO- जुड़े होते हैं। लेकिन जो लाइसिन होता है ये बेसिक अमीनो एसिड होता है, याद रखिएगा। देखिए लिखा है हमने बेसिक अमीनो एसिड होता है। तो इससे जो होता है ये ऐसा अमीनो एसिड है जिससे अल्फ़ा तो जुड़ा है, देखिए अल्फ़ा पे अल्फ़ा पे COO- और NH3+ दोनों जुड़ा है, ठीक। लेकिन ये ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, एप्सिलॉन कार्बन पांचों पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर पूछे कि ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन पांचों जो होते हैं कार्बन पाए जाते हैं, वो होता है एक एमिनो एसिड है, वो है लाइसिन, याद रखिएगा, ठीक है। दिस वन इज लाइसिन, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए ये कुछ यहाँ से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये सारी चीज़ें कैसे, लो pH H+ बढ़ा तो चार्ज, नेट चार्ज पॉजिटिव हुआ, इधर कैसे नेट चार्ज निगेटिव हुआ। अभी एक बार ध्यान से समझिए पूरी बात को, सारी चीज़ एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और हाँ, कोई भी जितनी स्लाइड मैं बता रहा हूँ कोई भी स्लाइड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है उसमें आप एक अच्छा क्वेश्चन खो दें, ठीक है। इसलिए सारी स्लाइड जो है सीरीज वाइज देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एमिनो एसिड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक। अब देखिए ये है एक जनरल एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, हमने इसको बना लिया, ठीक। अब देखिए इससे क्या चीज़ हम कैसे डिस्कस करते हैं। देखिए अगर कहीं पे लो pH होता है, ठीक है, तो वहाँ पे H+ हाई होता है, और कहीं पे हाई pH होता है तो वहाँ पे H+ कम होता है।
अब इसको रटते हैं ना, रटना है ही नहीं इसको, इसका एक जनरल फार्मूला है, दिमाग में हमेशा याद रखिए। देखिए होता क्या है, pH इक्वल टू माइनस log H प्लस, ठीक। इसमें क्या दिख रहा है, pH जो है log H के बराबर तो है, लेकिन log H किस में है, माइनस में है, मतलब कि pH log H के बराबर, मतलब pH बढ़ेगा तो log H प्लस उतना ही घटेगा, क्योंकि log के पहले माइनस लगा है, ठीक है। तो pH और log H में इनवर्स रिलेशन हो गया, देखिए दिस वन pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस log H प्लस, ठीक। तो pH और log H में इनवर्स रिलेशन हो गया। इनवर्स रिलेशन होने से ये क्या होगा कि जहाँ पर भी pH बढ़ेगा वहाँ पे H प्लस हमेशा घटेगा, और जहाँ पे pH घटेगा वहाँ पे H प्लस हमेशा बढ़ेगा। अब ऐसे समझिए, ये हमारे पास एक एमिनो एसिड है, ठीक। अब हम क्या कि इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डालें जिस सॉल्यूशन में उसका pH कम है, ठीक। और देखिए जो एमिनो एसिड होता है जो वो जनरली एम्फोटेरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। एम्फोटेरिक स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है वहाँ पे, एम्फोटेरिक मतलब ज्यूटेरायनिक फॉर्म, ज्यूटेरायनिक मतलब वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें हमें मिलेंगी एमिनो एसिड में, ठीक है। पॉजिटिव एमिनो एसिड दोनों मिलने से क्या होता है कि ये न्यूट्रल फॉर्म में हो जाता है, ठीक। इसमें नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं, जब हम किसी लो pH के सोल्यूशन में इसको डालते हैं तो हमें तुरंत अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर वहाँ पे pH लो है तो याद आ गया कि अच्छा pH और H प्लस का क्या कंसेंट रिलेशन होता है, दोनों इन्वर्स होते हैं, तो वहाँ पे H प्लस हमेशा ज़्यादा होगा। अब देखिए H प्लस ज़्यादा अगर होगा तो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमें क्या दिख रहा है, NH3 प्लस है, COO माइनस है, ठीक। तो H प्लस किससे जुड़ना चाहेगा, ये जुड़ना चाहेगा ऐसे, क्योंकि निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, सॉरी, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक। लेकिन जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये H प्लस जो है किससे जाके जुड़ जाएगा, COO माइनस से, ठीक। जब COO माइनस से जुड़ जाएगा तो ये COOH बन जाएगा। देखिए हमने स्ट्रक्चर ये बना दिया ना, 3 प्लस CrH, बाकी सब सेम रहेगा, बस COO के आगे क्या जुड़ जाएगा, एक H। अच्छा अगर ये COOH हो गया तो यहाँ पे माइनस प्लस दोनों थे, ये देखो ये प्लस और माइनस दोनों, लेकिन यहाँ पे अब तो माइनस खत्म हो गया ना, बचा क्या, सिर्फ NH3 प्लस। NH3 प्लस अगर सिर्फ बच रहा है तो नेट चार्ज अपने आप क्या मिल गया हमें, पॉजिटिव। देखिए पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज NH3 प्लस पे ही तो दिख रहा है, ठीक। तो अगर अब दिमाग में बैठ गया ना कि अगर pH कम होगा तो वहाँ पे H प्लस ज़्यादा होगा, H प्लस अगर ज़्यादा होगा तो H प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो वो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ पे उसको निगेटिव चार्ज मिले, तो निगेटिव चार्ज से वो जाके COO माइनस से जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा तो जो एमिनो एसिड होता है उस पर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर कहीं पे हाई pH है, ठीक है, हाई pH है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कोई भी जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो एसिड की तरह तब बिहेव करेगा जब वो बेसिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, ठीक। और कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है वो बेसिक की तरह तब बिहेव करेगा जब वो एसिडिक में रखा जाएगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। यहाँ पे देखिए क्या है, हाई pH है, ठीक। हाई pH अगर हम हाई pH सॉल्यूशन में इसको डाल रहे हैं तो अपने आप वहाँ पे H प्लस क्या हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक। अब H प्लस जब कम हो गया तो अब क्या होगा, देखिए बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है, ठीक। H प्लस कम हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, H प्लस बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब ये बहुत एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। बहुत एसिडिक अगर ये सॉल्यूशन है तो यहाँ पे अब देखिए अब एसिडिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे कौन एक्ट करेगा, बेस एक्ट करेगा, और बेस की तरह कौन काम कर रहा है, देखिए NH3 जो होता है ये बेसिक होता है ना, तो जो बेस होते हैं वो अब अपना काम करेंगे। और बेस का काम क्या होता है, बेसिक का काम क्या होता है, जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं एसिडिक सोल्यूशन H प्लस रिलीज करता है, ठीक। और जो बेसिक होते हैं वो क्या करते हैं, H प्लस एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और हमें देखने को मिल रही है, वो देखने को ये मिल रही कि यहाँ पे H प्लस बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक। जब हाई pH बहुत ज़्यादा pH हो गया तो वहाँ पे H प्लस बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक। जब H प्लस बहुत ज़्यादा कम हो गया तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक। बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गया तो यहाँ पे चलिए ठीक है, इसको अभी हम क्लियर करते हैं बाद में, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है ये चीज़, मैं अभी क्लियर करता हूँ इसको, ठीक है। अभी लौट के आएंगे, इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे नेट चार्ज इसका क्लियर हो गया कि नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, इसका क्या हो गया, नेट चार्ज जो हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे अब हाँ ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे H प्लस जो है जो फ्री था ये तो जाके बाइंड कर दिया COO माइनस से, यहाँ पे H प्लस है ही नहीं, H प्लस बहुत कम है, ठीक। तो COO से माइनस से बाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। जब COO माइनस से बाइंड नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये NH2 हो गया, ठीक है। NH2 ही तो बचा ना, तो यहाँ पे NH2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे pH कम है और यहाँ पे pH ज़्यादा है, वही चीज़ हमने लिखा है। और ऊपर कंडीशन में क्या है, हमने कहा कि न्यूट्रल है, क्योंकि नेट चार्ज वहाँ पे 0 है, तो वो इंटरमीडिएट pH पे हो रहा है, और इंटरमीडिएट pH है तो वहाँ पे pH इक्वल टू क्या है, PI है, ठीक। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, PI क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब वो pH जिस पे जो होता है एमिनो एसिड पे नेट चार्ज जो होता है क्या हो जाता है, 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बताया, एमिनो एसिड जो होता है ज्यूटर आयनिक फॉर्म में पाया जाता है अथवा एम्फोटेरिक फॉर्म में, हमने बता ही दिया। अब देखिए pH से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। देखिए सबसे पहले pH स्केल को बताया किसने था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सोरेनसन, ठीक। सोरेनसन साइंटिस्ट ने बताया था कि pH स्केल होता क्या है, ठीक। अब देखिए pH के बारे में समझिए, अगर pH वैल्यू जो होती है 7 से ज़्यादा होती है तो वो बेसिक सोल्यूशन होता है, और pH की वैल्यू 7 से कम होती है तो वो हमेशा एसिडिक सोल्यूशन होता है, ठीक। अगर pH की वैल्यू 7 के बराबर होती है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, और न्यूट्रल pH 7 का जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, वाटर है, ठीक। न्यूट्रल सोल्यूशन होता है वाटर का ना, तो उसका pH हमेशा 7 होता है। अगर कोई चीज़ न्यूट्रल होगी तो उसमें इसीलिए कोई हमें पानी में कोई हमें टेस्ट नहीं मिलता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये कभी कभी पूछ सकता है, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, अल्फ़ा टी लैम्डा इक्वल टू A/L/6, ठीक। ऐसे इसको याद ही कर लीजिए, कभी डायरेक्ट पूछ सकता है कि फार्मूला क्या होता है, दिमाग में रहना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हमने समझाने की कोशिश की है, जैसे देखिए एक नॉर्मल लाइट है, ठीक। नॉर्मल लाइट जो होती है वो जनरली ये देखा जाता है वो सारे डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है। देखिए इधर भी स्कैटर्ड है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक। जब इसको हम इस लाइट नॉर्मल लाइट को हम पोलाइजर्स के बीच से पास करते हैं, ठीक। तो पोलाइजर के बीच से पास करते हैं, तो पोलाइजर का एक काम क्या होता है कि जितनी भी लाइट है, जितनी डायरेक्शन में वो स्कैटर्ड हुई है उसको एक सिंगल डायरेक्शन में कर देना, ठीक है। तो देखिए अप और डाउन डायरेक्शन में कर दिया है ना, बस एक ही डायरेक्शन में कर देता है, ठीक। तो पोलाइजर का काम क्या होता है कि लाइट के स्कैटरिंग को एक लिमिट में कर देना, ठीक। तो एक लिमिट में कर दिया, देखिए अप एंड डाउन एक डायरेक्शन में हो गई। अब क्या हुआ, पोलाइजर से इसको पास करा, उसके बाद इसको हम किसी कायरल कंपाउंड में डाल दिए, ठीक। इस लाइट को ऐसी जगह डाले जहाँ पे वहाँ पे कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड मतलब अभी हमने बताया था, जो कायरल कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव मतलब लाइट पे कुछ इफेक्ट जरूर डालेंगे, ठीक। अब देखिए वो क्या इफेक्ट डालते हैं, वो या तो इस जो प्लेन लाइट हमें दिख रही है एक डायरेक्शन में अप एंड डाउन, या तो इसको राइट में मोड़ देगी या तो इसको लेफ्ट में मोड़ देगी, ठीक है। राइट में मोड़ देती है तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट में मोड़ देती है लाइट को तो उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक। और इस डेक्स्ट्रो और लीवो को हम किससे मेजर करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर से हम लाइट के डायरेक्शन को मेजर करते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि वो कंपाउंड लीवो रोटेटरी है, ठीक। ये इतना समझ लीजिए, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। देखिए अगर ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक। एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यहाँ पे NH3 + COO-CH है, ये जनरल स्ट्रक्चर यही होता है एमिनो एसिड का। इसमें क्या देखा जाता है, अगर ये NH3+ जो है, ठीक, ये NH3 जो है एमिनो कंपाउंड, अगर ये लेफ्ट में होता है तो वो एमिनो एसिड होता है L एमिनो एसिड, ठीक, L एमिनो एसिड। और अगर यही राइट में होता है तो वो एमिनो एसिड होता है D एमिनो एसिड। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि जो L एमिनो एसिड होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसमें ज़्यादातर जितने भी एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं वो L टाइप के पाए जाते हैं, ठीक। एक बार क्वेश्चन पूछा है CSIR ने, पार्ट बी में पूछ सकता है कि बॉडी में जनरली किस टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, L टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, ठीक। और पूछ सकता है अच्छा डी एमिनो एसिड फिर कहाँ पाए जाते हैं, डी एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, देखिए जो होते हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी एमिनो एसिड बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो होता है जो कुछ एंटीपेप्टाइडल एंटीबायोटिक होते हैं उसमें डी एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक है। L एमिनो एसिड सब में लगभग कॉमन होता है, हमारी बॉडी में डी एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है, वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। और एंटीबायोटिक जो पेप्टाइडल एंटीबायोटिक उसमें, अब इससे ये समझ एंटीबायोटिक भी बैक्टीरिया से बनता है, तो जनरली ये
हमें पता चला कि डी अमीनो एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक, अगली स्लाइड देखते हैं। अब क्या है, देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट के बारे में। ठीक है, अब देखिए यूवी लाइट एब्जॉर्प्शन में देखिए क्या लिखा है, ओनली बाय एरोमेटिक एमिनो एसिड। जो यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वो केवल और केवल एरोमेटिक एमिनो एसिड द्वारा ही होता है। ठीक, क्योंकि देखा जाता है जैसे जो एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं उसमें जो होता है हम देखते हैं उसकी जो रिंग होती है, एरोमेटिक की दो कंडीशन होती है, तो एक तो उसमें रिंग होता है, दूसरा उसमें जो होता है रिजोनेंस पाया जाता है। ठीक, तीसरा एक कंडीशन और होती है, केमिस्ट्री की बात है, यहाँ पे बताना तो नहीं चाहिए फिर भी बता दे रहे हैं। वहाँ पे जो होता है हैकल रूल को वो फॉलो करता है। ठीक, हैकल रूल को फॉलो करे, उसमें एरोमेटिक रिंग पाई जाए, ठीक, और उसमें रिजोनेंस पाया जाए, तो वो जो होते हैं कंपाउंड, वो जितने वो होते हैं एरोमेटिक होते हैं। ठीक, अब देखिए एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन कौन होता है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। ठीक, ये भी याद रखिए, ट्रिप्टोफैन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से। इस बार आईसीएमआर जेआरएफ में पूछा था। ठीक, ट्रिप्टोफैन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से, टायरोसिन को वाई से, ठीक, और फिनाइल एलेनिन को एफ से। ठीक, याद रखिएगा TTF। ठीक, TTP मतलब ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन, यही तीनों जो होते हैं ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, अब देखिए पूछ सकता है कितने पे एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है वो ट्रिप्टोफैन करता है 279.8 नैनोमीटर। ठीक, और जो टायरोसिन होता है वो 274.6 नैनोमीटर करता है, और जो फिनाइल एलिन होता है वो 257.4 पे करता है। ऐसे याद रखिएगा, ये देखिए 279, 274, 257। ठीक, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन के बीच में कम ही डिफरेंस पाया जा रहा है, बाकी फिनाइल एलिन में ज़्यादा डिफरेंस पाया जा रहा है। बाकी इधर क्या रख लीजिएगा, 2 जोड़ते जाइए, 4 4 2 6 6 2 8 ना। ठीक, तो 257, 274, 279। ठीक, अब देखिए एक लाइन लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्प्शन होता है यूवी लाइट का वो टायरोसिन का 4 गुना होता है। मतलब कि ये समझ में आया कि जो ट्रिप्टोफैन है ये एरोमेटिक है, टायरोसिन भी एरोमेटिक है, लेकिन ये ज़्यादा एरोमेटिक है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है ना कि केवल एरोमेटिक एमिनो एसिड द्वारा किया जाएगा। अब एरोमेटिक तो दोनों हैं, लेकिन ये क्यों ज़्यादा कर रहा है, इसमें एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर भी ज़्यादा पाया जा रहा है ट्रिप्टोफैन में, इसलिए ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। अब देखिए अगर एरोमेटिक का स्ट्रक्चर, अगर हम ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो अच्छा एक चीज़ आगे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं उसका स्ट्रक्चर। देखिए अब देखिए पूछ सकता है डिटेक्शन और प्यूरिफिकेशन आप प्रोटीन को कितने नैनोमीटर पे करते हैं, प्रोटीन के डिटेक्शन और प्यूरिफिकेशन कितने नैनोमीटर पे करते हैं, तो 280 नैनोमीटर पे करते हैं इस वेवलेंथ पे। ठीक, याद रखिएगा 280 नैनोमीटर पे प्रोटीन का डिटेक्शन और प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये पार्ट बी में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा है, देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर एंड पोजीशन ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड। ठीक, एरोमेटिक जितना एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसमें पोजीशन एरोमेटिक जितनी ज़्यादा पाई जाएगी वो उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस उसकी होगी। इसलिए हमें देखा ये जा रहा है कि ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कि ट्रिप्टोफैन जो होता है टायरोसिन से ज़्यादा एरोमेटिक होता है। ठीक, अब देखिए हमने लिख दिया TTP, ट्रिक याद रखिएगा। ठीक, और ये पूछता है कि ये जो ग्राफ हमें मिलता है इसमें एब्जॉर्प्शन का वो किसके किसके बीच मिलता है, पूछ सकता है CSI, क्योंकि आजकल ग्राफ टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि AB करके दे देगा क्या क्या है। तो देखिए वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस पे है। ठीक है, वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस पे वो हमारा ग्राफ आता है। ठीक, अब देखिए अब एमिनो एसिड की हम बात करते हैं। ठीक है, इतना हो गया, वो सारी चीज़ें याद रखिएगा, वो सब खत्म हो गया। अब हम एमिनो एसिड्स की शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले पूछता है कि जो मोस्ट एबंडेंट एमिनो एसिड होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो याद रखिए ल्यूसीन, सेरीन, लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड। ठीक, ये जो होते हैं ये मोस्ट एबंडेंट एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा एमिनो एसिड यही जनरली मिलते हैं। ठीक, अब पूछता है कि रेयर एमिनो एसिड कौन कौन होते हैं। ठीक है, रेयर एमिनो एसिड भी कभी कभी पूछ लेता है, तो जो रेयर एमिनो एसिड होते हैं वो ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन होते हैं। ठीक है, ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन जो होता है वो रेयर एमिनो एसिड होता है। अब एक पूछता है कि सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड का नाम बता दीजिए। सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड होता है हिस्टीन और आर्जिनिन ना। इसको सेमी एसेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है पहले तो रहता है, ठीक,
पहले तो रहता है और बाद में धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक। इसलिए इसको हम सेमी इसेंशियल कहते हैं, ठीक। और देखिए एक क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा कौन सा मैक्सिमम पाया जाता है, मैक्सिमम अमीनो एसिड कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ल्यूसीन ना, ल्यूसीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक पूछ सकता है कि सबसे मिनिमम कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है, वो होता है ट्रिप्टोफैन, ठीक। ट्रिप्टोफैन जो होता है वो सबसे मिनिमम पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्टोफैन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब पूछता है कि मैक्सिमम पीके किसका होता है। देखिए हमने लिख दिया, याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है सबसे ज़्यादा PK1 वैल्यू किसकी होती है, वो होती है ट्रिप्टोफैन की ना। और पूछेगा सबसे कम किसकी होती, सॉरी, अब मैक्सिमम PK2 किसकी होती है, वो होती है सिस्टीन की। PK1 की बात करें तो ट्रिप, और PK2 की बात करें तो सिस ना। 1 पे ट्रिप है, 2 पे सिस है, ऐसे याद रखिएगा कि मैक्सिमम PK1 जो होता है ट्रिप्टोफैन का होता है, ठीक। और मैक्सिमम PK2 जो होता है वो होता है सिस्टीन का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब पूछता है कि एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन होता है, ठीक, और बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन होता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक। जो एसिडिक अमीनो एसिड होता है उसका ट्रिक याद कर लीजिए, AG ना, AG से याद कर लीजिएगा, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ये जो होते हैं क्या होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड। अच्छा, इसको एसिडिक अमीनो एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड का कैरेक्टर तो पाया जाएगा NH2CHR, उसके बाद COO-A, तो बेसिक करेक्टर उसमें पाया जाएगा। उसके अलावा भी उसमें एक COOH पाया जाएगा, जिसकी वजह से उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड। और जो बेसिक अमीनो एसिड होता है उसमें जनरल स्ट्रक्चर तो अमीनो एसिड का होगा, लेकिन उसमें कुछ अलग से भी एक NH3 NH2 ग्रुप पाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें बेसिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल होता है हाल याद कर लीजिए, ठीक। हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये जो होते हैं बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। देखिए अभी हमने इसके पहले स्लाइड में बताया था, देखिए लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड क्यों है, यहाँ पे हम बताए हैं। देखिए बेसिक अमीनो एसिड इसलिए, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ये सब तो पाया ही जा रहा है इसमें, ठीक है। उसके साथ ये देखिए अलग से भी एक NH3+ पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी बढ़ जाती है, इसलिए लाइसिन होता है बहुत बेसिक अमीनो एसिड होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि PK1 सबसे ज़्यादा ट्रिप्टोफैन का होता है, PK2 सबसे ज़्यादा सिस्टीन का होता है, और यहाँ पर हमने बताया है कि PI सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वो होती है आर्जिनिन की, ठीक है। आर्जिनिन की PI सबसे ज़्यादा होती है, और जो PI मिनिमम किसकी होती है, वो होती है एस्पार्टेट की। इसको याद करना बहुत सिंपल है, इसको इस तरह से याद करिएगा कि जो A और A, ठीक है, A आर्जिनिन, देखिए दोनों में है ना, एस्पार्टेट आर्जिनिन ना, दोनों में A है, तो मैक्सिमम PI जो होगी वो जिसका नाम छोटा होगा, जिसका नाम छोटा उसमें मैक्सिमम, जस्ट उल्टा, छोटा तो उसका बड़ा, ठीक। तो और एस्पार्टेट का नाम बड़ा है तो इसमें PI क्या होती है, मिनिमम, ऐसे याद हो जाएगा। और दोनों याद कर लिए कि जो PI की बात होती है मैक्सिमम मिनिमम की, वो ऐसे अमीनो एसिड होती है जिसमें शुरू में A होता है, ठीक। और A वाले में भी जो बड़ा वाला नाम होता है उसमें PI मिनिमम होती है, जो छोटा वाला नाम होता है उसमें PI मैक्सिमम होती है। अब देखिए स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पूछता है। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो होते हैं जो जनरली जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जनरली पहले जो होता है 20 अमीनो एसिड होते थे, ठीक, जिसमें 10 इसेंशियल होता था और 10 नॉन इसेंशियल। अच्छा 10 इसेंशियल उसको क्यों कहते थे, क्योंकि उसको हम नॉन इसेंशियल, कोई चीज़ नॉन इसेंशियल क्यों होती कि आवश्यक नहीं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में ही बन रही, इसलिए वो नॉन इसेंशियल होती। और जो हम बाहर से लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि वो हमारी बॉडी में बन नहीं पा रहे, जो बॉडी में बन नहीं पा रहे तो उसको हम बाहर से ले रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए आवश्यक है, उसको लेना जरूरी है, ठीक। अब देखिए अब एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे हमने बता दिया। देखिए एमिनो एसिड जो होते हैं उनके कोड करने के कुछ वर्ड होते हैं, जैसे देखिए आर्जिनिन को जो होता है, एलेनिन को, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है ना, एलेनिन को जो होता है ए से कोड करते हैं, ठीक। एलेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लाइसिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखिए कुछ नाम और होते हैं ए से, लेकिन वो ए से कोड नहीं होता। जैसे आर्जिनिन को हम आर से करते हैं, याद रखिएगा। एस्पराजिन को एन से करते हैं, ठीक। और एस्पार्टेट को हम डी से करते हैं, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है। और अब देखिए ग्लाइसिन को जी से कर दिए तो जी का काम खत्म हो गया। अब ग्लूटामिन को किससे करेंगे, ग्लूटामिन को क्यू से करते हैं, और ग्लूटामेट को जो होते हैं ई से करते हैं, ठीक। इतनी बात हो गई। देखिए ग्लूटामेट मिलता जुलता लग रहा है ना, तो ग्लूटामिन को क्यू से, ग्लूटामेट को ई से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने बता दी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि नो अमीनो एसिड, मतलब ये जो वर्ड होते हैं
JOBZUX, जॉब जक्स, ऐसे याद करिए जॉब जक्स, ये किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। अच्छा ये पहले माना जाता, अभी क्या है, जो ओ लेटर है, ठीक, ओ और यू, ये एमिनो एसिड को कोड करने लगे हैं, ठीक है, एमिनो एसिड को कोड करने लगे। और कौन से एमिनो एसिड को, जो 21वां और 22वां एमिनो एसिड है, जैसे सेलेनोसिस्टीन हो गया और पायरोलाइसिन हो गया, इसको जो होते हैं ये दोनों कोड करते हैं। जैसे जो सेलेनोसिस्टीन होता है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पायरोलाइसिन होता है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमने कहीं बताया है ये चीज़, ये देखिए सेलेनोसिस्टीन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पायरोलाइसिन होता है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए आगे स्लाइड देखते हैं। अब देखिए ल्यूसीन जो होता है उसको यल से कर दिए, प्रोलीन को पी से कर दिए, अब बचा क्या, लाइसिन, ये भी लग रहा है यल से, लेकिन ये इसको हम के से करते हैं, ठीक। और फिनाइलएलानाइन, अगर पी से प्रोलीन चला गया तो पी वाला बचा नहीं, तो फिनाइलएलानाइन को हम एफ से करते हैं। दो चीज़ और एक्स्ट्रा है, ट्रिप्टोफैन को डब्ल्यू से करते हैं और टायरोसिन को हम वाई से करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने बता दिया कि सेलेनोसिस्टीन जो होता है, अब देखिए अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा एमिनो एसिड जो टर्मिनेशन कोडान से कोड किया जाता है, ठीक, वो कौन सा होता है, वो होता है सेलेनोसिस्टीन, जो UGA से किया जाता है। और एक दूसरा कौन सा है, UAG, ये देखिए ये सब टर्मिनेशन कोडान होते हैं ना, UGA UAG, ठीक। उसके बाद UAA, ये सब टर्मिनेशन कोडान होते हैं, और ये भी एमिनो एसिड को कोड करते हैं। और कौन से एमिनो एसिड को, सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन को। जो 21वां एमिनो एसिड डिस्कवर किया है वो सेलेनोसिस्टीन है, और जो 22वां है वो है हमारा पायरोलाइसिन, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग में ये आ रहा होगा कि सेलेनोसिस्टीन जो था, पहले तो सिस्टीन एमिनो, जनरली एमिनो एसिड सिस्टीन होता है, तो ये सेलेनोसिस्टीन ऐसे बना होगा कि बनने के बाद उसमें कुछ पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन, बनने के बाद कुछ में मॉडिफिकेशन हो गया होगा, उसकी वजह से वो सेलेनोसिस्टीन उसका नाम हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन से नहीं बनता है, नॉट फॉर्म फ्रॉम पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन। ये जो होता है ये एमिनो एसिड पाया ही जाता है, इसका खुद का टीआरएनए होता है, टीआरएनए होता है तो ये अलग से एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक। ये पोस्ट मॉडिफिकेशन से नहीं बना है, ये दोनों एमिनो एसिड होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए जो सिस्टीन होता है इसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक। लेकिन जो सेलेनियोसिस्टीन होता है, नाम से लग रहा है सेलेनियम, सेलेनियम देखिए यसी पाया जाता है, इसमें सल्फर जो होता है रिप्लेस हो जाता है किससे, यसी से, ठीक। और ये AUG से कोड ये बता ही दिए हैं, ठीक। अच्छा इसको पायरोलाइसिन का क्या होता है, देखिए अभी हमने बताया था ना लाइसिन का स्ट्रक्चर, जनरली देखिए लाइसिन का स्ट्रक्चर ऐसे सिमिलर था इसी से, लेकिन इसमें एक पायरल टाइप की रिंग पाई जा रही है, देखिए 5 कार्बन की रिंग पाई है, पायरल रिंग कहते हैं, इसकी वजह से इसको हम पायरोलाइसिन कहते हैं। तो सेलेनियोसिस्टीन भी क्लियर हो गया, पायरोलाइसिन भी क्लियर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, एमिनो एसिड के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो यहाँ पे अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब देखिए एमिनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन, वो एमिनो एसिड लिखे हैं जो जिसमें नॉन पोलर साइड चेन पाया जाता है। देखिए ग्लाइसिन, एलेनिन, वाइलिन, ल्यूसिन, आइसोलेसिन। अब देखिए इन पांचों एमिनो एसिड से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले ग्लाइसिन जो होता है ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड, क्योंकि ये होता है एक आयरल एमिनो एसिड, ठीक। ये एक एग्जाम्पल एक ही है, ठीक, ये एक आयरल एमिनो एसिड होता है। एलेनिन जो है ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। बाकी वाइलिन, ल्यूसिन इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं जनरल, ठीक। अब आइसोल्यूसिन में क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए जो आइसोल्यूसिन होता है उसमें देखिए एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है ना, 2 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक। जब 2 कार्बन दिख रहे हैं, अब देखिए ऐसा कोई और एमिनो एसिड है, एक एमिनो एसिड और है जिसको कहते हैं थ्रियोनिन, ये देखिए थ्रियोनिन, ये दिस वन, ठीक। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में क्या देखने को हमें मिल रहा है कि इसमें 2 कार्बन पाए जा रहे हैं और दोनों जो हैं वो कायरल कार्बन हैं, ठीक है, दोनों कायरल कार्बन हैं। देखिए C से H जुड़ा है, इधर NH3 प्लस H जुड़ा है, इधर COO माइनस, बाकी इधर इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा है। ऐसे C से इधर OH जुड़ा है, इधर H जुड़ा है, ऊपर इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा है। यहाँ पे मतलब दोनों कार्बन जो हैं ऑप्टिकली एक्टिव हैं, मतलब ये कायरल दोनों कार्बन है। ये कंडीशन किस में दिख रही है, थ्रियोनिन में और आइसोल्यूसिन में ना, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन में ऐसी कंडीशन दिख रही है कि इसमें 2 कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो ऐसे जो होते हैं कंपाउंड को कहते हैं डाइस्टीरियोमर, ठीक। इसको क्या कहते हैं, डाइस्टीरियोमर, क्योंकि ये जो होते हैं ये मिरर इमेज भी एक दूसरे के नहीं होते हैं और सुपर इम्पोज भी नहीं होते हैं, ठीक। इसलिए इसको डाइस्टीरियोमर कहते हैं, ठीक है। तो पूछेगा डाइस्टीरियोमर एमिनो एसिड का नाम बताइए, तो 2, एक थ्रियोनिन और दूसरा क्या है, आइसोल्यूसिन। 2 क्वेश्चन मिला है यहाँ से, ठीक। अब देखिए प्रोलीन का स्ट्रक्चर हमने बताया था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड होता है, ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर ही नहीं शो कर रहा है, इसलिए इसको हम इमिनो एसिड बोलने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए मेथियोनिन, मेथियोनिन से क्या क्वेश्चन बन सकता है,
मेथियोनिन से ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेथियोनिन से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें जो होता है ये स्ट्रक्चर ये नीचे नहीं आया, यहाँ पे सल्फर ग्रुप होता है। अच्छा देखिए देखते हैं दिस वन, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे सल्फर ग्रुप है, ठीक। तो पूछता है कि सल्फर कौन सा एमिनो एसिड में सल्फर पाया जाता है, वो हो गया मेथियोनिन। और एक एमिनो एसिड होता है सिस्टीन। देखिए सिस्टीन, ये देखिए यहाँ पर भी सल्फर पाया जा रहा है। तो CM चीफ मिनिस्टर, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए, CM सिस्टीन और मेथियोनिन दोनों में क्या पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है सल्फर, ठीक। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हो गया सिस्टीन और मेथियोनिन, ठीक। अब देखिए अभी हमने क्या बताया था, फिनाइलएलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान ये एरोमेटिक एमिनो एसिड होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एरोमेटिक रिंग भी पाई जा रही है, देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, इसलिए इसमें कॉन्जुगेशन भी दिखेगा, रिजोनेंस भी दिखेगा, इसलिए एरोमेटिक है। ट्रिप्टोफैन, अब देखिए हमने पढ़ा था कि अभी वहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे कि टायरोसिन जो होता है, देखिए टायरोसिन भी इसमें भी देखिए एरोमेटिक कैरेक्टर दिख रहा है कि टायरोसिन से जो होता है ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। क्यों? देखिए यहाँ पे एरोमेटिक की 2 रिंग पाई जा रही है और दोनों में कॉन्जुगेशन बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन है, ठीक, दोनों एरोमेटिक है, दोनों में कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पे क्या है, एक में ही कॉन्जुगेशन है, ठीक है। 3 पोजीशन पे ही देखिए रेजोनेंस दिख रहा है, टायरोसिन में 3 पे ही दिख रहा है और इसमें जो है 3 1 4 4 पे दिख रहा है, तो इसमें ज़्यादा पे दिख रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर भी इसमें ज़्यादा हो गया, इसलिए ट्रिप्टोफैन जो होता है ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन, यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बना फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो होता है एरोमेटिक एमिनो एसिड हो गया। अब इस स्लाइड में क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए पूछता है एल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन है, सेरीन है, ठीक। सेरीन में देखिए एल्कोहल है, ठीक। एक और है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है यहाँ पे दिया है, नहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में ही होगा, थ्रियोनिन, ठीक। देखिए साथ में ही है सेरीन और थ्रियोनिन, देखिए दोनों OH ग्रुप है ना। तो पूछता है अल्ट्रा एमिनो एसिड जिसमें एल्कोहल पाया जाता है, वो हो गया सेरीन और थ्रियोनिन। थ्रियोनिन से भी एक क्वेश्चन और हमने बताया था कि थ्रियोनिन और उसके पहले जो है आइसोल्यूसिन, इन दोनों में जो होता है डाइस्टीरियोमेरिक कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए अच्छा 2 डिफरेंस बताते हैं, एक होता है इनांसियोमर, एक होता है डाइस्टीरियोमर। इनांसियोमर क्या होता है, इनांसियोमर क्या होते हैं, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। मिरर इमेज जैसा होते हैं लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते। डाइस्टीरियोमर में क्या होता है, वो मिरर इमेज भी नहीं होते हैं और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं होते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एस्पराजिन पूछता है कि जो एमाइड कंटेनिंग एमिनो एसिड है तो उसका नाम बताइए। देखिए एमाइड ग्रुप कौन होता है, CONH2, देखिए CONH2, यहाँ पे भी क्या है CONH2। तो एमाइड ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड 2 हैं, एक है एस्पराजिन, एक होता है ग्लूटामिन। एमीन नाम में दिख रहा है ना, एमीन एस्पराजिन ऐसा आ रहा है ना, एस्पराजिन एमीन ग्लूटामिन एमीन आ रहा है, तो एमाइड ग्रुप इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो एस्पराजिन और ग्लूटामिन में एमाइड ग्रुप पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एमाइड कंटेनिंग एमिनो एसिड, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। टायरोसिन का हमने क्वेश्चन आपको बता दिया कि ये जो है क्या है, ये एरोमेटिक एमिनो एसिड है, ठीक। लाइसिन की स्ट्रक्चर के बारे में हमने बता दिया, ये बेसिक एमिनो एसिड है क्योंकि इसमें अलग से देखिए N3 देखिए NH3 के 2 ग्रुप पाए जा रहे हैं ना, इसीलिए इसमें बेसिसिटी बढ़ जाते, ठीक। अब देखिए अर्जिनिन में देखिए NH3H NH3, इसमें भी देखिए 3 जगह पाया जा रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमने क्या होता है हिस्टिडीन, अर्जिनिन और लाइसिन, ये तीनों क्या होते हैं बेसिक एमिनो एसिड। देखिए यहाँ पर भी N3H+, NH+, देखिए 3 N पाया जा रहा है ना, NH2 कंपाउंड जितना बढ़ेगा उसमें बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एस्पार्टेट से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट हमने बताया था, देखिए हमने बताया था कि ये बेस एसिडिक एमिनो एसिड है। एसिडिक क्यों, क्योंकि इसमें जनरल एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर तो पाया जाएगा, उसके अलावा भी देखिए एक COO- इसमें पाया जा रहा है, और दिस वन इसमें भी देखिए एक COO- पाया जा रहा है एक्स्ट्रा इसके अलावा, ठीक। इसलिए ये क्या होते हैं एसिडिक एमिनो एसिड, कौन, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। तो एमिनो एसिड से इतने क्वेश्चन बन सकते थे, सारे क्वेश्चन क्लियर हुए, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया था सेलेनोसिस्टीन 21 एमिनो एसिड है, पायरोलाइसिन 22 एमिनो एसिड है। अच्छा एक चीज़ हम याद करने की ट्रिक बता दे रहे हैं, देखिए जो जैसे अल्फ़ाबेट में पहले P आता है फिर S आता है, ठीक। तो कन्फ्यूजन ये होता है कि UAG
पायरोलाइसिन का होगा कि सेलेनोसिस्टीन का होगा ना। तो ऐसे याद कर लीजिए, जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसमें अल्फ़ाबेट वाला भी पहला आएगा। अब देखिए पायरोलाइसिन अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है, तो ए देखिए अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है, इसलिए UAG। और यह जो होता है पी के बाद यस आता है, इसलिए अल्फ़ाबेट वाला भी ए के बाद जी आता है ना, तो इसलिए बाद वाला अल्फ़ाबेट भी हम लेंगे। ठीक, जिसमें पहले वाला अल्फ़ाबेट लेंगे उसमें पहले वाला ए लेंगे, और जैसे जैसे सेलेनोसिस्टीन हो गया, इसमें यस आ रहा है तो इसमें बाद वाला अल्फ़ाबेट लेंगे। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इम्यूनो एसिड से जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने बता दिए, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ग्लाइसिन जो होता है इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है क्योंकि ये एकायरल होता है। एलेनिन और वाइलिन ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होते हैं। ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, और आगे जो होता है हमने बताया था थ्रियोनिन, ये जो होते हैं डाइस्टीरियोमेरिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। प्रोलिन जो होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, इसको इम्यूनो एसिड बोलते हैं। मेथियोनिन और सिस्टीन जो होता है वो जो होता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो होता है वो होता है आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड। सेरिन जो होता है, सेरिन और थ्रियोनिन जो होता है ये एल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, इसमें OH ग्रुप पाया जाता है। सिस्टीन जो होता है, सिस्टीन और मेथियोनिन में सल्फर ग्रुप पाया जाता है। और एमाइड अमीनो एसिड की CONH2 ग्रुप जो होता है एस्पराजिन और ग्लूटामिन में पाया जाता है। टायरोसिन जो होता है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है। लाइसिन जो होता है ये बेसिक है। आर्जिनिन बेसिक है। हिस्टिडीन बेसिक है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद एस्पार्ट्रेट और ग्लूटामेट जो होता है ये एसिडिक अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें जो होता है नॉर्मल अमीनो एसिड स्ट्रक्चर के अलावा अलग से भी एसिडिक ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए, अब निन हाइड्रीन टेस्ट की बात करते हैं। ये पूछा जाता है, इसमें जो होता है इसको रटिएगा मत, इसको समझ लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, पार्ट बी में पूछ सकता है, इससे पार्ट सी में पूछ सकता है। देखिए अब इसमें पार्ट बी में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि निन हाइड्रीन टेस्ट का पर्पज क्या, क्यों करते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, यूज टू डिटेक्ट एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स और प्रोटीन। एमिनो एसिड को, पेप्टाइड्स को और प्रोटीन को डिटेक्ट करने में हम यूज करते हैं निन हाइड्रीन टेस्ट का। ठीक, इसका देखिए ऐसे प्रिंसिपल ऐसे समझिए, क्योंकि जो एमिनो एसिड होंगे, पेप्टाइड होंगे, प्रोटीन, उसमें अल्फा एमिनो एसिड पाया जाएगा। ठीक, और निन हाइड्रीन टेस्ट का मेनली जो होता है रिएक्शन अल्फा एमिनो एसिड से ही होता है। अगर अल्फा एमिनो एसिड होगा तभी वो निन हाइड्रीन टेस्ट देगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब देखिए, अब पूछता है कि निन हाइड्रीन क्या है। निन हाइड्रीन का जो नेम होता है जनरली उसको कहते हैं ट्राईकीटोहाइड्रीन डीन। ठीक, ट्राईकीटोहाइड्रीन डीन हाइड्रेट, इसका इसी को ही हम क्या कहते हैं, निन हाइड्रीन। और इसके बारे में एक बात जान लीजिए, ये बहुत स्ट्रांग जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए, अब हमने क्या लिखा है, देखिए यूज्ड फॉर बोथ। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है कि निन हाइड्रीन टेस्ट जो होता है क्वालिटेटिव के डिटेक्शन के लिए यूज होता है कि क्वांटिटेटिव, तो इसमें दोनों के लिए होता है। देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के डिटेक्शन के लिए जो होता है निन हाइड्रीन टेस्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है, यूज फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए इसमें दो कुछ ऐसे, इसको याद ही कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, प्रोलिन क्या करता है, प्रोलिन येलो कलर देता है। ठीक, प्रोलिन येलो कलर देता है क्योंकि इसमें अभी हमने बताया था कि क्योंकि इसमें अल्फा एमिनो एसिड नहीं पाया था, उसका स्ट्रक्चर ही अलग हो गया, इसलिए तो उसको हम इम्यूनो एसिड बोले थे ना। तो जो बाकी एमिनो एसिड करेंगे उससे ये अलग करेगा। बाकी एमिनो एसिड जो होते हैं कलर देंगे दूसरा, और बाकी प्रोलिन जैसा कैसा कलर देता है, वो येलो कलर देता है। बाकी एमिनो एसिड जो होते हैं ब्लू कलर देते हैं निन हाइड्रीन टेस्ट में, और प्रोलिन जो होता है येलो कलर देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा एमिनो एसिड प्रेजेंट नहीं हो, जब अल्फा एमिनो एसिड प्रेजेंट नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो इसलिए वो येलो कलर देता है। ठीक, और एस्पराजिन जो होता है वो ब्राउन कलर देता है। इसको ऐसे ही याद रख लीजिए कि प्रोलिन जो होता है येलो कलर और एस्पराजिन ब्राउन कलर देता है। ठीक, अच्छा पूछता है कि जो ब्लू कलर निन हाइड्रीन में बनता है वो क्या होता है। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है दिस वन, ब्लू सबस्टेंस फॉर्म्ड कॉल्ड डाईकीटोहाइड्रीन। जो ब्लू सबस्टेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, डाईकीटोहाइड्रीन, इसका ऐसे नाम है। बाकी इसको हम जनरली किस नाम से कहते हैं, र्यूमेंस पर्पल ना, र्यूमेंस पर्पल। र्यूमेंस पर्पल को ही हम क्या कहते हैं, डाईकीटोहाइड्रीन। और पर्पल से याद कर लीजिए, पर्पल ब्लू, तो जो र्यूमेन पर्पल है इसी का कलर कैसा होता है, देखिए पर्पल बैगनी थोड़ा ब्लू टाइप का दिखेगा ना, इसलिए इसको ब्लू कलर कहते हैं। ठीक, तो र्यूमेन पर्पल जो होता है ब्लू कलर देता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए इसका हम बता दिए हैं कि कैसे ये रिएक्ट करता है। ठीक, सबसे पहले ये देखिए निन हाइड्रीन का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, दिस वन इज निन हाइड्रीन स्ट्रक्चर, डाईकीटोहाइड्रीन, हाइड्रीन पता नहीं क्या क्या नाम है, थोड़ा बड़ा है, देख लीजिएगा। ठीक, ये अच्छा बता देते हैं, ये हमने लिखा है क्या लिखा है, डाईकीटोहाइड्रीन, सॉरी ये नहीं, ऊपर कहीं होगा दिस वन, ये ट्राईकीटोहाइड्रीन हाइड्रेट, इसी को कहते हैं निन हाइड्रीन। ठीक, अब
अब देखिए बैटरी लो होने वाली, थोड़ा जल्दी बताते हैं, ठीक है। ये निन हाइड्रीन टेस्ट में क्या होता है, ये हमने बताया था कि ये जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करेगा। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, ये देखिए अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करेगा कि इसका देखिए ये NH3 निकल जाएगा और RCHO लेके निकल जाता है, ठीक। तो देखिए RCHO निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा और ये CO2 जो है इसका अलग से CO2 निकल जाएगा, ठीक। ये निकल गया तो ये स्ट्रक्चर हमें मिला, ठीक। अभी ये था निन हाइड्रीन, अब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, तभी तो, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है निन हाइड्रीन ना, एमिनो एसिड से रिएक्ट किया तो ऑक्सीडाइज कर दिया, तो बाद में कंपाउंड क्या बना, रिड्यूस्ड हो गया, तो वो क्या बन गया, रिड्यूस्ड निन हाइड्रीन, ठीक। निन हाइड्रीन बन गया जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है। रिड्यूस्ड फॉर्म क्यों, क्योंकि जिसमें रिड्यूस उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन OH था, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग अब नहीं रहा, अब हो गया रिड्यूस्ड, इसलिए लिख दिए हैं हम रिड्यूस्ड निन हाइड्रीन, ठीक। अब क्या करते हैं, अब रिड्यूस्ड निन हाइड्रीन जो होता है वो लेते हैं, बाकी जो इसका ये NH3 जो है अमोनिया, ये जो होता है रिएक्ट करता है आके, और बाकी जो होते हैं जो उसमें रिड्यूस्ड निन हाइड्रीन है ये, और बाकी जो उसमें होता है पहले से ही निन हाइड्रीन, एक रिड्यूस्ड निन हाइड्रीन और जो है एक निन हाइड्रीन, ये एमिनो एसिड से रिएक्ट इस तरह से करते हैं। एमिनो एसिड देखिए NH3 को इस तरह से हमने ड्रा किया कि ये रिएक्ट करें, तो इस तरह से रिएक्ट करके ये कंपाउंड जो बनाते हैं ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, र्यूमांस पर्पल, ठीक। र्यूमांस पर्पल कहते हैं, ठीक। तो इसका 2 स्टेप हुआ, सबसे पहले क्या होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्वेश्चन यही पार्ट सी में बनेगा, पहला कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, रिड्यूस जो निन हाइड्रीन होता है वो निन हाइड्रीन और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद एक तीसरा स्टेप क्या होगा, ये ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, र्यूमांस पर्पल, और हमने बताया था कि यही ब्लू कलर जो होता है वो प्रोलिन के केस में येलो बनता है और आर्जिनिन के केस में ब्राउन बनता है, ठीक। तो हमारा जो पार्ट 1 का बायोकेमिस्ट्री का क्विक रिवीजन सीरीज था, इसका यहाँ पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब जो आने वाला है हमारा जल्द ही पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 2 जो होता है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ट्राइटेशन ऑफ एमिनो एसिड और ग्राफ को डिस्कस करेंगे एकदम इजी वे में, ठीक है। और कैसे हम पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और रामाचंद्रन प्लॉट की हम एनालिसिस करेंगे बढ़िया से, ठीक है। और साइट स्पेसिफिक क्लीवेज जैसे ट्रिप्सिन कहाँ कट करता है, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे हम। और जो होता है बायोकेमिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा पार्ट 1 जल्द ही आएगा। जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी हम इम्यूनोलॉजी का जो क्विक रिवीजन का वीडियो है वो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि सबको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है, चीज़ें समझ में आई है, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।